मॉर्निंग सभी को। लाइव है। यही घनाभ देखना है ना। मैंने बताया था घनाभ में कुल मिलाकर के 12 ठो एज होता है, 6 ठो सतह होता है, 8 ठो शीर्ष होता है ना। ये सब आपने लिख लिया था। अधिकतम लंबाई को ही हम लोग विकर्ण कहते हैं और किसी घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H² होता है। दूसरी चीज, चारों दीवार का क्षेत्रफल या पार्श्व सतह का क्षेत्रफल 2 × L + B × H होता है। अगर हम संपूर्ण सतह की क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण सतह में 6 ठो सतह होता है और सबका एरिया होता है 2 × LB + BH + HL होता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई और खुले घनाभ का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं बिना पेंदी या बिना ढक्कन, है ना। मतलब कुल मिलाकर के 6 ठो सतह होता है। और अगर घनाभ मान लेते हैं खुला है, घनाभ खुला बक्सा है, खुला बक्सा है मतलब ऊपर से ढक्कन नहीं है, तो कुल मिला के कितने सतह हुआ? 5 सतह हुआ। तो ऐसे कर सकते हैं 2 × LB + BH + H। चलिए 6 सतह के क्षेत्रफल में से अगर हम ढक्कन का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, अगर ऊपरी सतह के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो 5 सतह का क्षेत्रफल बच जाएगा। खुला बक्सा समझ रहे हैं ना। खुला बक्सा मतलब ऊपर से उसका छत नहीं रहेगा, तो उसका क्षेत्रफल लिखने के लिए हम 6 सतह का पहले क्षेत्रफल लिख लेंगे और फिर लंबाई गुने चौड़ाई को घटा देंगे, क्योंकि बक्सा का जो ऊपर वाला सतह होता है वो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। घटा देंगे, यानी याद रखना, खुले घनाभ, बिना पेंदी का बक्सा, बिना ढक्कन का बक्सा, ऐसा कुछ कहेगा मतलब 5 सतह का क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 6 सतह का क्षेत्रफल लिख के और लंबाई गुने चौड़ाई को घटा देते हैं। शायद हम लोग यहीं तक पिछले क्लास में देखे थे, है ना। चलिए यहां पर इसके बाद सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखेंगे किसी घनाभ के 3 संलग्न सतह का क्षेत्रफल x, y और z हो तो लिखेंगे किसी घनाभ का 3 संलग्न सतह का क्षेत्रफल x, y और z हो तो, x, y और z हो तो, x, y और z हो तो। देखिएगा, सबसे पहली बात है घनाभ में सतह कै गो होता है? तो आप कहिएगा 6 गो। 6 गो। डिफरेंट सरफेस कै गो होता है? तो 3 ही गो होता है। जैसे देखिए, ये दीवार जितना होगा ना, इधर वाला जो दीवार जितना क्षेत्रफल होगा इसका, उतना ही क्षेत्रफल किसी घनाभ के सामने वाले दीवार का होगा। जितना क्षेत्रफल छत का होगा उतना ही क्षेत्रफल फर्श का होगा। जितना क्षेत्रफल इस दीवार का होगा उतना ही क्षेत्रफल आपका पीछे वाले दीवार का होगा, है कि नहीं बात। तो 6 गो सतह में आपको लग रहा है कि डिफरेंट सरफेस 3 गो होता है। एगो सतह तो 2 बार होता है, ये वाला सेम होता है, पीछे वाला आगे वाला सेम होता है, ऊपर वाला नीचे वाला सेम होता है। 6 गो सतह गिनती में जरूर होता है, लेकिन एक वो सतह 2 गो होता है, तो 2 तो ये 6। डिफरेंट सरफेस के होता है तो 3 गो होता है। एक का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, दूसरे का क्षेत्रफल होता है चौड़ाई गुना ऊंचाई और तीसरे का क्षेत्रफल होता है ऊंचाई गुना लंबाई। तो यहां पर आप देख सकते हैं किसी घनाभ के 3 संलग्न सतह का क्षेत्रफल दिया है x, y, z। x, y, z। तो आप बताइए x = क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर लंबाई गुना चौड़ाई होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं y का, y कितना होगा जी? क्या होगा? तो चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। और z क्या होगा? तो आपका ऊंचाई गुना में लंबाई होगा। जैसे ये क्या है? ये सतह का क्षेत्रफल है। जैसे ये घनाभ है, ये घनाभ है ना, तो घनाभ का इस्तेमाल, यही घनाभ ही है, यही घनाभ है।
तो ऊपर वाला जो सतह क्या है, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो एक तरह से आयत है, सतह कैसा है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x बराबर हो जाएगा l गुणा b। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ना, ये आपका y है, इसका क्षेत्रफल y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, l गुना h। h है ना, ये ऊंचाई है, l गुना h, तो l गुना h हो गया। और फिर इधर वाला क्या होगा, इधर वाला सतह, इधर वाला सतह, ये चौड़ाई है, ये गुना ऊंचाई है, b गुना h, b गुना h इधर वाले का हो गया आपका। जितना इधर है उतना इधर भी होगा, जितना आगे उतने पीछे, जितना ऊपर उतने नीचे। तो 6 गो में डिफरेंट डिफरेंट सरफेस 3 ही वो होता है। एक गो का क्षेत्रफल होता है l गुना b, दूसरा का होता है b गुना h, और तीसरा का होता है h गुना l होता है। और वही दिया है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न सतह का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल x, दूसरे का क्षेत्रफल y और तीसरे का क्षेत्रफल z। सतह का क्षेत्रफल सतह आयताकार होता है, मतलब समझिए 3 गो आयत का क्षेत्रफल दिया है। हो गया l गुना b, y बराबर b गुना h, z बराबर h गुना l। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 3 हो गया। अब पता है क्या करना है, यहां पर इन तीनों को गुणा कर देना है, इन तीनों को गुणा कर देना है। आप बताइए इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, x y z, इधर l 2 बार गुणा होगा, b 2 बार गुणा होगा, h 2 बार गुणा होगा, तो क्या ऐसे होगा क्या, l स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस थोड़ी ना होगा, एल स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना एच स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एल बी एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी। अच्छा और आगे बढ़ाइए, ये हो गया एक्स वाई जेड, एल बी एच को हम आयतन कहते हैं, वॉल्यूम, एल बी एच को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, बोलिए बोलिए, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, अंडर रूट, अंडर रूट, देखिए स्क्वायर जाएगा इधर रूट में, तो अंडर रूट हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि अगर किसी घनाभ के 3 गो संलग्न सतह का क्षेत्रफल दिया हो, किसी घनाभ के 3 संलग्न सतह का क्षेत्रफल दिया हो और आयतन पूछेगा, तो अंडर रूट पहला क्षेत्रफल गुना दूसरा क्षेत्रफल गुना तीसरा क्षेत्रफल, इस तरीके से प्रूफ हुआ। तो यहां पर तो तक आपने लिखा है ना, हो तो के बाद इस चीज को आप नोट कर लेंगे। ये याद रखना है कि संलग्न सतह का क्षेत्रफल अगर एक्स वाई जेड हो तो वॉल्यूम होता है अंडर रूट एक्स गुना वाई गुना जेड। इस पे सवाल बहुत बनता है। बढ़े आगे, नहीं इन्हें बना होगा। संलग्न का मतलब होता है जो एक दूसरे से लगा हुआ सतह है, लगा हुआ सतह तीन गुना होगा, सब कोना पर तीनों सतह मिलते हैं। जैसे वो कोना जो हुआ दीवार का, वो वाला कोना, उस पे वो दीवार भी मिल रहा है, ई वाला भी दीवार मिल रहा है, छत भी वहां पर मिल रहा है। संलग्न मतलब, संलग्न सतह मतलब एक दूसरे से लगा हुआ सतह, एक दूसरे से सटा हुआ सतह। संलग्न भुजा पढ़ते हैं ना, एडजेसेंट साइड, तो उसका मतलब ये होता है जो दो भुजा एक दूसरे से सटा हुआ है, एक दूसरे से लगा हुआ है। तो संलग्न तीन ही होगा, कभी 4 या 5 नहीं हो सकता है। 4 गो सतह कहीं पे जुड़ेगा एक साथ सटेगा, नहीं सटेगा। 3 गो सतह सटेगा, तीन। जैसे ये कोना उठा लीजिए तो कोना पर देखिए ई वाला भी सट गया, ई वाला भी सट गया और ई वाला भी सट गया। कोना पे यहाँ पे ई भी सटा, यहाँ ई भी सटा, यहाँ ई भी सटा। ई वाला थोड़ी ना सट रहा है, इस कोना पे सट रहा है, नहीं सट रहा है।
तो संलग्न मतलब होता है एडजेसेंट, जो एक दूसरे से लगा हुआ हो, दूसरे से सटा हुआ। एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। एक आयताकार बॉक्स के तीन फलक जो किनारों पर मिलते हैं उनके क्षेत्रफल क्रमशः 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बॉक्स का आयतन क्या है आपसे पूछा जा रहा है। अविनाश क्या लिख रहा है, सर आप मेरे सपना में आकर मैथ पढ़ा रहे थे, पिटाई नहीं कर रहे थे सपना में। अच्छी बात है, कुछ पॉजिटिव सपना आता है। तो दुनिया में तो सबका निगेटिव ही आता है, खास करके जनरेशन को। अच्छी बात है, अच्छी ट्रैक पर है। मोटिवेशनल वीडियो। आप खुद मोटिवेशन है, बस इतना सोच करके अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आप जो हैं बेस्ट हैं और बेस्ट करने की कोशिश करिए। नहीं, आप खुद मोटिवेशन है, मतलब जितना आप हैं अपने आप में बेस्ट हैं, उसी को और बेस्ट करना है, किसी और से कंपैरिजन वगैरह नहीं करना है, तो फालतू का टेंशन बढ़ेगा। देखिए, कहता है एक आयताकार बॉक्स के तीन फलक जो किनारों पर मिलते हैं, जो किनारों पर मिलते हैं उनके क्षेत्रफल क्रमशः 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहां पर क्षेत्रफल दे रखा है 32, 24 और 48 दे रखा है। सवाल कहता है बॉक्स का आयतन कितना है, जरा ध्यान देना। आयतन आपसे पूछ रहा है, क्यों जी, तीन गो सतह है का क्षेत्रफल दिया है कि नहीं दिया है, और आपसे सीधे आयतन पूछ दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम इक्वल टू अंडर रूट, सीधे यहां पर करेंगे ऐसे 32 गुणा 24 गुणा में 48 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं सर इसको हम गुणा करेंगे, बेवकूफी है, महा बेवकूफी है गुणा करना। आप थोड़ा सा सोचिए, कोशिश करिए यहां पर दो दो फैक्टर बनाने को। तो 48 को आप सोच सकते हैं क्या 24 गुणा 2, मन ने मन सोच सकते हैं ऐसे कि 48 का मतलब होता है 24 गुणा 2। अब बोलिएगा रूट के अंदर में कै गो 24 है, गिन के बोलिए 2 गो 24, तो 2 24 है। जब वर्गमूल करेंगे तो 1 24 बाहर निकलेगा। क्या भाई, जब वर्गमूल करेंगे तो 1 24 बाहर निकलेगा, है कि नहीं बात। जब वर्गमूल करेंगे तो 1 24 बाहर निकलेगा, क्या 1 24 बाहर निकलेगा, यस। अब देखिए ये 2 और 32 गुणा होगा तो 32 दूना 64, 2 और 32 गुणा होगा तो 32 दूना 64 है, और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। तो बोलिए 24 8 192, और 192 सेंटीमीटर क्यूब हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आयतन जो होता है ना वो क्यूब फॉर्म में होता है, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जो होता है वो क्यूबिक फॉर्म में होता है। बड़े आगे एक इसमें पीडीएफ आया था, नया वाला नहीं लगाए थे क्या। एक इसमें पीडीएफ आया था, उसको डाउनलोड नहीं किए थे। देख लो, बड़े आगे कोई डाउट है बोलिएगा। नहीं, अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए।
वही है ना? ना, दूसरा पीडीएफ था। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां पे हेडिंग लगाएंगे, यहां पर हेडिंग लगाएंगे यूलर्स, यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला इसको कहते हैं, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला। लिखेंगे क्या होता है यहां पर, यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस एस इक्वल टू ई प्लस टू। कोई कहेगा सर v क्या है इसमें, v क्या है, तो v फॉर वर्टिसेज, v फॉर वर्टिसेज, s फॉर सरफेस, s फॉर सरफेस, और e फॉर एज, एजेज मतलब किनारा। यूलर फॉर्मूला याद रखना है, v प्लस एस इक्वल टू ई प्लस टू, v फॉर वर्टिसेज, s फॉर सरफेस, e फॉर एज प्लस टू। कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला। ये आपका किसी ठोस आकृति के लिए होता है, क्या, किसी ठोस आकृति के लिए ये होता है। मतलब वर्टिसेज और सरफेस को जोड़ देंगे तो उसका योगफल एज प्लस 2 के बराबर होगा। आप ये चीज को अप्लाई घनाभ में कर लो, आप घनाभ में इस चीज को अप्लाई कर लो, सही है कि नहीं है बताइए। वर्टिसेज क्या गो होता है भाई, 8 गो होता है कि नहीं होता है, वर्टिसेज 8 गो होता है, किसमें, घनाभ में। सतह की बात करें तो 6 गो होता है, और एज की बात करें तो 12 गो होता है। अब देख लीजिए तो LHS बराबर RHS हो रहा है, 8 6 14, 12 2 14। तो ये किसी ठोस फिगर में यूलर्स फॉर्मूला लगता है। और इसमें 3 चीज है, वर्टिसेज, सरफेस, एज। 3 में से कोई 2 देकर के तीसरा आपसे पूछेगा, क्या, ये 3 में से कोई 2 देकर के तीसरा आपसे पूछेगा, ठीक है, कोई 2 देकर के तीसरा पूछेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, यूलर्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जिसमें v फॉर वर्टिसेज, s फॉर सरफेस, e फॉर एज। समझ आ रहा बात। अगला एक क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर बताना है सभी को। इसका आंसर बताना है, किसी 12 सतह वाले ठोस आकृति का शिरोबिंदु 18 है तो उसमें कितने किनारे होंगे आपको बताना है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी आंसर करेंगे। अच्छा, यूलर्स फॉर्मूला नंबर सिस्टम में भी है, वहां पे यूलर्स फॉर्मूला नहीं है, यूलर्स थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने पढ़ाया है ना। रिमाइंडर थ्योरम में विल्सन थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम के अंदर वे लोग टोसेंट मेथड पढ़ते हैं, रिमाइंडर बाई टोसेंट। वो यहां पर यूलर फॉर्मूला है, वहां पे यूलर थ्योरम था। चलिए झट से आंसर बताइए। देखिए, किसी 12 सतह वाले ठोस आकृति का शिरोबिंदु 18 है, शिरोबिंदु कितना है, 18 है। 12 सतह वाले ठोस आकृति का शिरोबिंदु 18 है। देखिए सतह 12 यानी एस का मान कितना है भाई, 12 है। अब वर्टिसेज, शिरोबिंदु मतलब शीर्ष, शीर्ष वर्टिसेज 18 है, और किनारा मतलब एज आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आपको बताए फॉर्मूला पता है, एस प्लस भी बराबर होता है ई प्लस टू। बोलिए 18 12 30 में 2 आके घट गया तो ई का मान कितना, 28, और 28 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे 28 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 28 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 28 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन आप लिखिएगा सब लोग, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, एक और क्वेश्चन यहां पे लिखिएगा।
एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ गया? यस। एक क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पर। कुछ विद्यार्थी अगर टेस्ट देते होंगे अपने यहाँ, तो कल ही के टेस्ट में ही क्वेश्चन था। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए और आंसर बताइएगा। बड़े देखिए भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। कहता है एक ब्रह्मभुज, मतलब हो गया आपका डी डेकाहेड्रन। डी डेकाहेड्रन में 12 पृष्ठ है। मतलब क्या है, एक ठोस आकृति है। जैसे घनाभ में कैसे 6 गो सतह होता है, वैसे ही इसमें आपका डी डेकाहेड्रन, मतलब ये 12 सतह वाले ठोस को हम लोग बोलते हैं। 12 गो सतह है तो उसको बोलते हैं डी डेकाहेड्रन बोलते हैं। तो यहाँ पे 12 गो पृष्ठ है। पृष्ठ मतलब पृष्ठ, पृष्ठ मतलब सरफेस, सतह, सतह। ये पृष्ठ का मतलब हो गया सरफेस हो गया, ठीक ना। ये हो गया सरफेस हो गया। और ये आपका शिरोबिंदु, मतलब समझ ही रहे हैं, वर्टिसेज है ना, वर्टिसेज। वर्टिसेज कितने किनारे होंगे, तो एजेज आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये चीजें पता है कि 12 + 20 बराबर होता है E+2। तो 12 20 कितना, 32 में से 2 आके घट गया, तो E का मान 30, और 30 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यूलर्स फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात जान लीजिए कि फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत जल्दी कर पाइएगा, नहीं याद रहेगा कुछ अता पता नहीं चलेगा, नहीं याद रहेगा हो भी नहीं करेगा। समझ आ रहा बात है? अगर याद रहेगा तो तुरंत कह सकते हैं विद इन सेकंड और 2 सेकंड कर सकते, मौखिक देख लेंगे। S + B तो 20 12 32 में 2 घट गया, 30 आपका उत्तर पता रहेगा तो बिल्कुल सवाल नहीं बनेगा आपका। इसलिए यूलर्स फॉर्मूला याद रखना है। बोलिए एक बार फॉर्मूला क्या होता है? E + S बराबर V + S बराबर E+2। V + S बराबर E+2। V + S बराबर E+2। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन लिखिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर करेंगे। सौरभ, ऋषि, दीपक, दुबे जी हैं, बहुत अच्छी बात है।
आ गया कितना 21। कहता है कमरा जो 16 मीटर लंबा, इसके बाद कहता है 8 मीटर चौड़ा और 11 मीटर ऊंचा है। फिर कहता है इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या, सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछ रहा है। बड़ा सिंपल बात है, मैंने आपको सिखाया है सबसे लंबी छड़ की लंबाई किसी कमरा में विकर्ण होता है, पता है सबको, विकर्ण होता है ना। तो यहां पर हम विकर्ण निकाल लेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब देखिए यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर कितना 64 और 11 का स्क्वायर कितना 121। अगर इन सभी को हम जोड़ देते हैं तो 441 आएगा, जोड़ने पर आएगा ना। और 441 का वर्गमूल कितना होता है 21, यानी हमारा सवाल का जवाब बी हो जाएगा। तो जब भी आपसे ये पूछे कि मैक्सिमम लंबाई क्या होगा, अधिकतम लंबाई क्या होगा, मतलब समझिए आपसे विकर्ण पूछा जा रहा है और विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। ये क्वेश्चन को लिखिएगा। चलिए देखा जाए। सवाल में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सवाल में कहता है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है, यानी यहां पर दिया है L प्लस बी प्लस एच बराबर कितना 14 दिया हुआ है। फिर कहता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल दिया हुआ है। कितना दिया है जी 96 दिया हुआ है। अरे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है ना, यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का मान 96 दिया है और हमसे सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछता है। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछता है मतलब विकर्ण पूछता है, हमसे विकर्ण पूछा जा रहा है। और विकर्ण बराबर हमने पढ़ा है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये ना क्वेश्चन है, ये दिया है, ये दिया है और ये पूछ रहा है। जानते हैं यहां पर एक अलजेब्रा का सूत्र लगेगा। क्या लग रहा है? अलजेब्रा का सूत्र लगेगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज होगा। देखिए यहां पर हम कहेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं, वी नो हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं पता है? एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर बता सकते हैं जी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आपको नहीं लग रहा है कि ये दो, इसमें 3 टर्म होता है, एल प्लस बी प्लस एच, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, आप 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। इन 3 में 2 दिया हुआ है, एल प्लस बी प्लस एच भी पता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल भी पता है। हमसे ये चीजें पूछ रहा है, हमसे ये चीजें पूछ रहा है। तो जरा ध्यान देना, यहां पर एल प्लस बी प्लस एच का मान 14 है, 14 है। तो बोलिए 14 का स्क्वायर कितना, 14 का स्क्वायर 196,
14 का स्क्वायर 196। फिर बोलिए ये वाला चीज तो हमको नहीं पता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तुमको पता है नहीं, लेकिन हाँ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, पूरा यहां से यहां तक मान 96 दिया, ये जरूर पता है। तो आप हमको बताइए यहां पर क्या मिल गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान क्या मिल गया जी, 100 मिल गया। 96 आके 196 से कट गया 100। अब बोलिए जब 100 मिल गया तो यहां पर क्या करेंगे, बैठा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। तो एक इस पैटर्न का भी सवाल बनता है, और 3 चीज है, वो एल प्लस बी प्लस एच, और दूसरा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और तीसरा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 3 में से कोई 2 दे करके और तीसरा आपसे क्या करेगा, पूछेगा, तो हम इसका यूज करेंगे। कुछ पूछना है बोलिएगा। कुछ पूछना है, डाउट है बोलिएगा। आइए अलजेब्रा का सूत्र है, तनी याद कर लीजिएगा, यहां नहीं याद करिएगा, अलजेब्रा में याद करना पड़ेगा, है ना। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। इसका मान 14 दिया, तो 14 का स्क्वायर 196। इसका मान नहीं पता है, ये तो वैसे ही छोड़ दिए। इसका मान 96, इसका मान 100 हो गया। ये तो हमसे पूछ रहे हैं, इसका मान 100 बैठा देंगे तो 100 का मूल 10 आंसर हो जाएगा। बड़े आगे हो सकता है कि इस सवाल में ई वाला दे दे, ई वाला दे दे, ई वाला पूछ दे। 3 गो है ना, 1 2 3, 3 गो में से हो सकता है कोई भी 2 दे करके तीसरा आपसे पूछे। जैसे अगला एक सवाल यहां पर आपके लिए, ये सवाल लिखिएगा, ये क्वेश्चन को लिखिएगा। ईवी जो है उसी फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। थोड़ा आंसर क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार ट्राई करिएगा, मैक्सिमम विद्यार्थी आंसर कर सकते हैं। उस फॉर्मूले पर ही चीज को बैठा देना है बस ना। 495, ठीक है, और लोग निकालिए। आया, देखिए तो देखिए सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 28 है। इसका मतलब ये हुआ कि L प्लस बी प्लस एच बराबर कितना, 28। फिर कहता है इसका विकर्ण जो है ना वो आपका कितना है, 17 है। तो एक बात बताइए, अंडर रूट विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसी को तो विकर्ण कहते हैं। और ये कितना है, 17 है। तो एक बात बताइए, अगर आपसे हम पूछे कि एल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना होगा? बड़ा सिंपल है, ये जो स्क्वायर रूट है ना उधर स्क्वायर में चल जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट है उधर स्क्वायर में चल जाएगा, तो 17 का स्क्वायर कितना? 289 होता है। गुड, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो देखिए हमारा एल प्लस बी प्लस एच दिया हुआ है और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिया हुआ है। सवाल कहता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हमसे पूछा जा रहा है नहीं बात। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हमसे पूछा जा रहा है। अब बताइए फिर से वही फॉर्मूला नहीं लगेगा? फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। एक पता है, दूसरा पता है, तीसरा पूछ रहा है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलिए जी क्या होता है बराबर में? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टी ए से। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल को हम टी ए से कहते हैं। बोलिए 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान 289, अब प्लस में हो गया टी ए से। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल को टी ए से कहते, टोटल सरफेस एरिया 289 जाके घटा देंगे तो टी ए से ए का मान हो जाएगा 495। सही है ना? तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शर्ट से छापिए, कोई डाउट है तो बोलिएगा। तो इस पैटर्न का भी सवाल बनता है घनाभ में, आपको ध्यान में रखना होगा। एल प्लस बी प्लस एच, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तीन में कोई दो देकर के तीसरा आपसे पूछेगा, उसी फॉर्मूला पर दो को बैठाइएगा, तीसरा निकल जाएगा। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए बोलिए। 289 17 का स्क्वायर होता है। इधर जो स्क्वायर रूट था, इधर जो स्क्वायर रूट था तो उधर क्या बन के जाएगा? स्क्वायर बन के जाएगा। इधर का वर्गमूल गया उधर वर्ग बन के, तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289 होता है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिए, एक नंबर क्या है बस। क्वेश्चन क्वेश्चन आप लिखेंगे। बंद टंकी की क्षमता, बंद टंकी की क्षमता बंद टंकी की क्षमता 9000 लीटर है और बाहरी बीमाएं, बीमा मतलब समझते हैं ना डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम घनाभ का डायमेंशन कहते हैं। लिख लिए? लिख लिए? चलिए देखते हैं। ये चीज पता है ना सभी को?
हाँ, ये 26 सितंबर सोमवार से स्टार्ट हो रहा है 7 बजे रीजनिंग का नया बैच। 7 बजे कहने का अर्थ ये है पहले आपसे जस्ट पहले 7 से 8 रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नॉन वर्बल फिर वर्बल, प्लस में नॉन वर्बल में ही आपको एनालिटिकल पजल वगैरह सब इसी में आपको दिख जाएगा। बड़ा स्मार्ट लग रहा है विजय सर हमारे, है ना। तो कहने का मतलब ये बैचेज है। और बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस बैच में मैथ्स पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं, अगर वो रीजनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो केवल 1000 रुपया में नामांकन हो जाएगा। ऐसे ऑफलाइन का फी 1500 है बाहरी विद्यार्थी के लिए जो मैथ्स का क्लासेस नहीं करते। मैथ्स का कार्ड ऑफिस में दिखाइएगा तो आपका एडमिशन इस बैच में केवल 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट रीजनिंग है, लगभग 8 महीने के सिलेबस है। तो जिन्हें भी करना हो सोमवार से 7 बजे 1 घंटा और पहले आ जाना है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, ये बैच आपका नया वाला ऑनलाइन भी होगा और ऑनलाइन में एडमिशन दोपहर बाद से होगा एप्लीकेशन पर। और ऑनलाइन का फी एकदम मिनिमम कर दिए ऑफर 500 रुपया आपका। ऑनलाइन कंप्लीट रीजनिंग 500 में पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन मैथ्स वाले विद्यार्थी 1000 में कंप्लीट रीजनिंग आपका। तो आप जरूर जुड़िए और अपने सारे मित्रों को भी जोड़िए। बाकी इस सवाल को देखते हैं क्या कहता है। क्या बोले, 14 से खिटपिट हो रहा है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप सभी को याद रखना है ये यूनिट कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है 1 लीटर में? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बात सभी को ध्यान में रखना है। अब देखिए इसकी बाहरी बीमाएं 3.3 मीटर, 2.6 मीटर, 1.2 मीटर है। बाहरी बीमा समझ रहे हैं? बाहरी बीमा मतलब हो गया किसी कमरा का या दीवार का बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, बाहरी ऊंचाई। देखिए बाहरी लंबाई में क्या होगा, इधर जो दीवार है वो भी जुड़ जाएगा, इधर जो दीवार है वो भी जुड़ जाएगा। तो बोलेगा आंतरिक लंबाई बताओ, तो अंदर अंदर वाला खाली लंबाई, उधर भी दीवार छोड़ना पड़ता है, इधर भी दीवार छोड़ना पड़ता है। समझ आ रहा बात? बाहरी लंबाई का मतलब दोनों तरफ से दीवार वो जुटा रहेगा, उसमें अंदर वाला तो लंबाई रहेगा ही रहेगा और जो दीवार है वो भी इंक्लूड रहेगा आपका। बाहरी लंबाई का मतलब वही चीज है, दीवार जुटा रहेगा। और आंतरिक लंबाई को कहते तो दीवार इधर भी छोड़ देना है, दीवार इधर भी छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबाई जो है ना, लंबाई जो है वो 330 सेंटीमीटर है। क्या है भाई? 330 सेंटीमीटर। देखिए मीटर में 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसमें 100 से गुणा करेंगे 330 हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो 260 सेंटीमीटर, ऊंचाई की बात करते हैं तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा इसके बाद कहता है टंकी की दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी है। अब देखिए किसी भी कमरा में दीवार अगर कोई बोलता है तो दीवार का सेंस 4 गो होता है। छत और फर्श को हम लोग दीवार नहीं कहते हैं, पता है आपको? छत फर्श को दीवार नहीं करते हैं, दीवार ये चारों तरफ वाला 4 गो होगा। अब सवाल कहता है दीवार की मोटाई 5 सेंटीमीटर है और जबकि ये बाहरी लंबाई है, बाहरी चौड़ाई है, बाहरी ऊंचाई है। तो एक बात बताइएगा, बाहरी लंबाई है, हम लिखना चाहते हैं अंदर अंदर लंबाई। तो देखिए टंकी की क्षमता 9000 लीटर है तो पानी वगैरह होगा वो अंदर रखा जाएगा, ना कि बाहर रखा जाएगा। अंदर में जितना जगह होगा उतने में पानी हटेगा। तो उसके लिए आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई, आंतरिक ऊंचाई लेना पड़ेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 330 सेंटीमीटर पूरा लंबाई है दीवार सहित। दीवार इधर भी 5 सेंटीमीटर, दीवार इधर भी 5 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर घट जाएगा ना जी। 10 सेंटीमीटर घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 320 सेंटीमीटर हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए 10 इसमें भी घटेगा तो कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे लंबाई में भी 10 इधर इधर से घटेगा, चौड़ाई में भी 10 इधर इधर से घटेगा। क्या इसमें 10 घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि छत जो है और तल्ली जो है उसको हम दीवार नहीं कहते हैं। ये नहीं पता है, लास्ट में पूछ रहा है कि तल्ली की मोटाई कितना है। चलो कोई बात नहीं है। अब देखिए इसके बाद
बोलिए आंतरिक लंबाई कितना है जी 320 है, आंतरिक चौड़ाई कितना हो गया 250 है। अब आंतरिक ऊंचाई को पता है हम क्या मान लिए, h मान लिए, आंतरिक ऊंचाई को अंदर अंदर ऊंचाई को h मान लिया। ये जो ऊंचाई 120 है इसमें देखिए छत की मोटाई जो है वो भी जुटा हुआ है और तल्ली की मोटाई है वो भी जुटा हुआ है, अब प्लस में अंदर वाला। तो हम यहाँ पर आंतरिक लंबाई गुना आंतरिक चौड़ाई गुना आंतरिक ऊंचाई, क्या ये आयतन हो गया। अब आयतन सवाल में कितना दिया 9000 लीटर। देखो भाई 9000 लीटर, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 9000 लीटर में 9000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, अरे ये सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो उधर भी सेंटीमीटर लीटर थोड़ी ना लिखेंगे, यूनिट सेम करना बहुत कंपलसरी है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो उधर भी सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 9000 लीटर में गुणा 1000 से गुणा करने का मतलब 3 जीरो एक्स्ट्रा बैठा देना। अब सारे विद्यार्थी बताइए, सब लोग बताएंगे, बोलिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म। अब देखिए 25 गुना 32 करिए तो होगा 800, 25 गुना 32 800, 100 से काटे तो यहाँ 8, फिर 2 गो जीरो उड़ गया। अब 8 से भाग दिए 900 में तो h का मान हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। 8 से भाग दिए 900 में 112.5। सोचिए पूरा ऊंचाई कितना है 120 है, जेकरा में छत भी इंक्लूड है और तल्ली भी इंक्लूड है, पूरा 120 है। और आंतरिक ऊंचाई कितना है 112.5, तो इसको में से इसको घटाइए, कितना बचा 7.5 बचा क्या, अरे 7.5 सेंटीमीटर बचा कि नहीं बचा। अरे पूरा हाइट जो है 120 है, जेकरा में छत का मोटाई कितना मोटा छत है वो भी उसमें ऐड है और तल्ली की मोटाई भी ऐड है। ये है खाली आंतरिक ऊंचाई है, अंदर अंदर ऊंचाई, अंदर अंदर ऊंचाई मतलब तल्ली और छत छोड़ के। अरे इसमें से वो कितना कम है 7.5 कम है, तो 7.5 ये जो सेंटीमीटर मोटाई हुआ ये तल्ली और छत दोनों का हो गया। हमसे सिर्फ तल्ली का कहता है तो 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो यही तल्ली का हो जाएगा कितना 3.75 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो 7.5 को 7.50 कह सकते हैं, 2 से डिवाइड के 3.75 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तल्ली की मोटाई होगी। 7.5 में क्या होगा आधा तल्ली होगा और आधा क्या होगा छत होगा, आधा तल्ली और आधा छत होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो इस पैटर्न पर भी सवाल कभी कभी पूछा गया है। 5 एने दीवार 5 एने 10 घटा 320, 10 घटा 250, आंतरिक लंबाई गुना आंतरिक चौड़ाई गुना आंतरिक ऊंचाई बराबर 9000 पर 3 जीरो काट दिए तो h का मान आ गया 112.5। अब पूरा ऊंचाई है ऊपर से नीचे तक 120, अब अंदर वाला ऊंचाई इतना है, कितना कम है 7.5 7.50। तो ये जो आपका है ना 7.50 छत की भी मोटाई है और तल्ली की भी मोटाई है, दोनों है। ये हमसे खाली तल्ली का पूछ रहा है तो क्या करेंगे इसका आधा कर देंगे तो खाली तल्ली का हो जाएगा। 3.75 तल्ली और 3.75 छत। ऐसे दीवार इधर भी 5 इधर है 5 उधर भी 5 उधर 5, वैसे तल्ली जितना उतने फर्श होगा। बात समझ में आया? हाँ, तो 3.75 इज द राइट आंसर। गर्ल्स लोग जल्दी से निकलिए। और दूसरी नंबर चीज ये है कि मंडे को इसके बाद हम लोग मिलेंगे, मंडे को अभी सैटरडे को, इस सैटरडे बंद रहेगा, अभी डीआई की क्लासेस चल रहा है अभी, है ना। जल्दी से निकलिए, लेट हो रहा है। बढ़िया जल्दी से, थोड़ा जल्दी से निकलिए, लेट हो रहा है। और बेंच वगैरह